हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को कक्षा 10वीं हिंदी 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, बहुविकल्पीय प्रश्न, आवेदन पत्र, इन पांच टॉपिक को एक ही वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। यानी आज का ये वीडियो देखने के बाद में आपका 40 नंबर हिंदी में पक्का हो जाएगा, क्योंकि आपके जितने भी गद्यांश बताऊंगा, पद्यांश बताऊंगा, जीवन परिचय बताऊंगा, बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा, आवेदन पत्र बताऊंगा, 100% बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ऐसे ही आपको लिखना रहेगा और ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और यही भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत सारे ईयर में, मतलब बहुत सारे साल पूछा गया, जैसे 2020 में भी, 2021 में भी, 2022 में भी। तो इस प्रकार रिपीटेड भी होता है, तो उसको मैं लेकर आया हूँ, जिसको देखने के बाद में आपका 100% गारंटी है कि 35 से 40 नंबर इस वीडियो को देखने के बाद में मिल जाएगा। ये मेरी गारंटी है। ये मात्र 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको देख लेना है। ये 5 महत्वपूर्ण टॉपिक, क्या इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे आपको क्या करना है, सारा कुछ बताऊंगा। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं, या आप हिंदी के पेपर का पीडीएफ चाहते हैं, इंग्लिश के पेपर का पीडीएफ चाहते हैं, या आप अनमोल अकेडमी यूट्यूब चैनल से पढ़कर क्लास 10 12 का हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, संस्कृत सभी का हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू, पी यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल अनमोल अकेडमी 33। इस चैनल पर आपको सभी चीज़ों का पीडीएफ प्राप्त मिलेगा। और यहाँ पर आपको अगर कोई भी समस्या होती है तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब आइए एक एक करके सभी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम सीरियल वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बाद में देखेंगे गद्यांश, उसके बाद में पद्यांश, उसके बाद में जीवन परिचय, लास्ट में देखेंगे आवेदन पत्र। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास सभी चीजें हैं। क्या सभी चीजें? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्लास 10 हिंदी 2025 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। 100% ऐसे ही यही प्रश्न आएंगे। पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है? तो देखिए हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछ जाता है। यूपी में 7 सेट आते हैं, 7 सेट में कहीं ना कहीं ये एमसीक्यू टपक पड़ता है। क्या होता है? टपक पड़ता है, मतलब आ जाता है, एक नंबर आपको ऐसे ही मिल जाता है। ये आप पेपर उठाकर देख लीजिएगा, उसमें पूछा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है, तो आप बोलेंगे शुक्ल युग के लेखक है। यहाँ आपको ऐसे प्रश्न दे देगा कि शुक्ल युग के लेखक कौन है, आपको दे देगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल या 3 लेखक का और नाम दे देगा। तो आप टिक किस पे लगाएंगे? शुक्ल युग पर लगाएंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है? शुक्ल युग के हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। अगला दूसरा आपका कि गबन की विधा है। पहला है नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी। फिर बच्चों दूसरे का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, उपन्यास। गबन की जो विधा है वो क्या है? उपन्यास है। आगे बात करते हैं, कंकाल के लेखक हैं। कंकाल के लेखक कौन है? तो पहला मुंशी प्रेमचंद्र, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा निराला, चौथा रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए कंकाल के जो लेखक है वो जयशंकर प्रसाद हैं। पूछ ले तितली के लेखक कौन है? तो वो भी जयशंकर प्रसाद हैं। लहर के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। अर्थात जो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, लहर हो गई, और क्या हो गया, लहर हो गया, कंकाल हो गया, तितली हो गई, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। तो आपको तीनों पूछ सकता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद की इतनी रचनाएं हैं। आगे बात करते हैं, कलम का सिपाही कृति है। कलम का सिपाही कृति है। पहला धर्मवीर भारती का, अज्ञे का, जैनेन्द्र का या अमृत राय का। तो देखिए इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अमृत राय। अमृत राय कलम के सिपाही के क्या है? कृति या लेखक है। 5वें नंबर का प्रश्न है, शुक्ल युग की समयावधि मतलब होता है कब से कब तक। तो शुक्ल युग की समयावधि जो होती है, पहला आपका दिया 1900 ईस्वी से 1918 तक, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, 1936 से 1943 ईस्वी तक, 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक होता है। कहने का मतलब जो शुक्ल युग की समय अवधि थी वो 19 वर्ष की थी, यानी 1919 से लेकर 1938 ईस्वी तक थी। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 6वें एमसीक्यू की तरफ। 6वां आपका है, साकेत रचना है। साकेत किस की रचना है? तो पहला आपका है महादेवी वर्मा की, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत की, तीसरा है जयशंकर प्रसाद की, और चौथा मैथिली शरण गुप्त की।
तो देखिए इसकी जो साकेत रचना है वो मैथिली शरण गुप्त का है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा काव्यत्री हैं। देखिए महादेवी वर्मा काव्यत्री हैं प्रगतिवाद युग की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, प्रयोगवाद युग की। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाए छायावादी युग की। जो महादेवी वर्मा काव्यत्री हैं वो किस युग की है? छायावादी युग की है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल की समयावधि। अभी तो हमने क्या पढ़ा फिर बच्चों? शुक्ल युग की हमने क्या पढ़ा था? समयावधि, जो 1900 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक होती थी। अब हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल की समयावधि, मतलब आधुनिक जो चल रहा है। तो 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, 1918 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक और 1843 ईस्वी से अब तक। देखिए इसमें तीनों गलत है। कैसे? मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए आधुनिक काल की समयावधि, आधुनिक जो आज चल रहा है, तो कब से और अब तक, मतलब देखिए ये 38 तो चल क्या रहा 2024, 39 गलत, 50 गलत, क्योंकि अब तक पूछा ना 2024, इसका मतलब 1843 ईस्वी तक, अब तक मतलब जब तक चलेगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसी प्रकार आप क्वेश्चंस लगाने की भी आवश्यकता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका अगला है 8वां नंबर का प्रश्न, 9वां नंबर का प्रश्न कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अभी आपने क्या पढ़ा था कि महादेवी वर्मा की रचना, अब आप क्या पढ़ रहे हैं? महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो देखिए निहार जो है महादेवी वर्मा की रचना है, संध्या गीत महादेवी वर्मा की रचना है, दीप शिखा भी महादेवी वर्मा की रचना है, लेकिन युगांत, युगांत क्या है? ये किसकी रचना है? तो ये आपकी सुमित्रानंद पंत की शायद है। तो ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो युगांत जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूछ लेगा महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, सीधा टिक लगा देंगे निहार। अरे निहार क्या महादेवी वर्मा की रचना है क्या? पूछा नहीं है। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा। आगे बात करते हैं, अगला है 10वां हास्य रस का स्थायी भाव। हास रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चों, देखिए हास से ये क्या लिखा? हास आधा सा है ना, तो आप क्या करिए हास लिख दीजिए ये। तो हास रस का स्थायी भाव रति, हास, निर्वेद, विस्मय। तो हास रस का स्थायी भाव हास होता है। ये देखिए आगे बात करते हैं, 11 नंबर का प्रश्न है सोठा छंद में चरण होते हैं। सोठा छंद में कितने चरण होते हैं? पहला है 4, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा 1। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो है सोठा छंद में 4 चरण होते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं 12 नंबर का प्रश्न। अगला आपका है उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के किसी भी शब्द को मतलब विच्छेद करने पर उसका पहले का कोई, जैसे उपदेश, उप धन देश, उप का मतलब भी अर्थ निकल रहा है, अनुसार अनु का भी मतलब क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है। तो जब भी हम किसी शब्द का विच्छेद यानी संधि विच्छेद या आप कह सकते तोड़ते हैं, तो जो पहले होता है उसका कोई शाब्दिक अर्थ निकले उसे हम क्या करें? उपसर्ग। जैसे उपदेश शब्द में पहला उ, तो उ का मतलब कुछ है ही नहीं, आ का मतलब कुछ नहीं, उप, अब उप का मतलब सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, तीसरा ऑप्शन। 13 नंबर का प्रश्न है कि प्रत्यय के भेद हैं। प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो देखिए प्रत्यय के पहला 4 भेद, 5 भेद, 3 भेद, 2 भेद। तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि हानि लाभ में समास है। देखिए हानि और लाभ में समास कौन सा है? तो देखिए हानि और लाभ में कौन सा समास है? द्वंद्व है, कर्मधारय है, द्विगु है, बहुब्रीहि है। तो देखिए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास क्या होता है? दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो परंतु उसके शब्द विपरार्थक हो, मतलब अलग अलग हो। आपने क्या समझा? आप कह सकते हैं दाल भात, हानि लाभ, काला नीला पीला हरा, मतलब विपरार्थक शब्द हो। क्या विपरीत मतलब उल्टा हो। जैसे नहीं रात रात, दिन दिन, रात रात के भी बीच में योजक चिन्ह होता है, दिन दिन के भी बीच में योजक चिन्ह होता है। तो दोनों तरफ के शब्द अलग अलग हों, जैसे रात दिन, दाल भात, चूरा दही, काला नीला, इस प्रकार। तो आपका द्वंद्व समास है। हानि लाभ कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला आपका 15 नंबर, मछली का पर्यायवाची होता है द्विज, मीन, रसना, मूढ़। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, रसना, मीन। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, मीन। अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा,
जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा आपका प्रेमचंद्र। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चिंतामणि के रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आगे बात करते हैं 17 नंबर का प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है तो हमने क्या, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लारो के राजहंस और स्कंदगुप्त है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। लारो के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश है। ये मतलब जयशंकर प्रसाद की नाटक नहीं है। 17 नंबर हो गया। अभी 3 MCQ हो रहे हैं, आगे देखते हैं। देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। पहला उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला आपका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, क्या हैं? कवि हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक है, नाटककार है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा ना, आलोचक हैं। आगे बात करते हैं 20 नंबर का प्रश्न, मैला आंचल के रचनाकार हैं। पहला मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। मैला आंचल के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। अब देखिए यह तो था आपका क्या, बहुविकल्पीय प्रश्न। अब देखेंगे हम गद्यांश, फिर देखेंगे पद्यांश, फिर देखेंगे जीवन परिचय, फिर देखेंगे आवेदन पत्र लिखना। अब देखते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश, जो कि 6 नंबर का प्रश्न आता है। देखिए पहला, देखिए ये आपका महत्वपूर्ण गद्यांश है। कुसंग का ज्वर ऐसे लिखा रहेगा आपका, प्रश्नोत्तर संख्या 21 या प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखा रहेगा कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। अभी मैं पेपर में दिखा देता हूँ, ये पूछा गया है। यहाँ पर देख ही सकते हैं हमारे पास क्या 2025 का पेपर है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए ये पेपर है और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या कितना 21 है। 21 का खा अथवा करके आता है। देखिए पेपर में पूछा गया कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये 3 क्वेश्चन पूछ लेगा, 6 नंबर का आता है, इसलिए मैं कहता हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए अगर आप लोग इसका पेपर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन करिए। आइए देखते हैं, यहाँ पर देख ही सकते हैं लिखा हुआ कितने अच्छे तरीके से महत्वपूर्ण गद्यांश कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है या केवल नीति, ये चीज़ें हैं आपको गद्यांश है। और ये यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपको करना 6 नंबर मिलेंगे। अब देखिए इसको आपको कॉपी में कैसे लिखना है, इसका भी मैंने कॉपी में लिखकर आप सभी को बताऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, कुसंग का ज्वर, सबसे पहले आप संकेत डालेंगे, उसके बाद कुसंग का ज्वर डॉट डॉट लास्ट का 3 लाइन डालेंगे और ले जाएगी। उसके बाद में देखिए क्या लिखा, संदर्भ है, संदर्भ लिखा है कितने अच्छे से। ये चीज़ें आपको संदर्भ में लिखनी है और ये आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है इधर, और आपको दिखा दे इधर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हो रहा है। तो इस प्रकार आपको लिखना है। और फिलहाल के लिए मैं तो यहाँ पर भी कॉपी में आप सभी को बता रहा हूँ। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या, ये आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। देखिए अगर आप पूरे की व्याख्या करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कभी मत करिएगा। मैंने वीडियो डाला कि व्याख्या कैसे करते हैं, हिंदी गद्यांश की व्याख्या कैसे करते हैं, वीडियो डाला, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। आप लोग गद्यांश को अच्छे से सॉल्व करिएगा अपनी भाषा में। और देखिए गद्यांश में कुछ रहता नहीं, गद्यांश मतलब ये होता है अपने शब्दों में व्यक्त करना। तीसरा दिया अच्छी संगति से होने वाले लाभ बताइए। तो अच्छी संगति से संगति सहारा देने वाले बाहु के समान होती है, जो व्यक्ति को जीवन की रक्षक और उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। देखिए ये आपका क्या है, गद्यांश। समझा आपने, 3 क्वेश्चन दिया, समझा आपने। अब इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आपको इसी गद्यांश में मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको अलग से कहीं से लाकर लिखना, नहीं। बस क्या होता है कि आपको इन्हीं शब्दों को अपने थोड़ा शब्दों में, जैसे आप क्या कहते हैं, कोई चीज़ें आपको कोई व्यक्ति बताता है, जैसे आपके भाई ने आपको बताया, आपके भाई ने आपको कुछ चीज़ें जानकारी दी और आपने किसी दूसरे को बताया, तो क्या आप वही चीज़ें एग्जैक्ट बताते नहीं, कुछ अपनी भाषा में बताते हैं। हाँ मेरे भाई ने ऐसा कहा, ये चीज़ें ऐसी थी, तो वही चीज़ें होता है। जैसे इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई तो कुछ चीज़ें अपने उससे भी रिलेटेड करके लिखिए, तो वही चीज़ होता है गद्यांश। गद्यांश सब जितना अधिक लिख जाएंगे उतना ही अच्छा है। तो इस प्रकार आपका 6 नंबर का था जो आपका गद्यांश था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं पद्यांश। पद्यांश भी कुछ इसी प्रकार का पूछा जाता है, जो कि उसका भी 3 क्वेश्चन रहता है, 6 नंबर के रहते हैं, 2-2 नंबर का 3 प्रश्न रहते हैं। उसमें भी संदर्भ, रेखांकित अंश, रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं, व्याख्या होती है, और तीसरा एक क्वेश्चन होता है। देखिए मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ ना कि सुनी सुंदर बैन सुधारक साने सयानी है, जानकी भली निरह करी नैन दे सैन तिन्हे, समुझाई कहू मुस्काई चली, और तुलसी ते हैं और से ही सर्वे औ को काल लोचन लाटू अली,
अनुराग तड़ाग में आनुदय बिगसी मनो मंजुल कंजकल। इस प्रकार आपका क्या पद्यांश। 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। गद्यांश का संदर्भ तथा व्याख्या, सीता जी संकेत पूर्ण उत्तर किसी भावना के अनुरूप है, तीसरा आपका अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है, ये आपका। तो यहाँ से देखिए पहला आपका दिया हुआ संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हिंदी पद्यखंड में वनपति शीर्षक से लिया गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पद्यखंड में संकलित गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित वनपथ शीर्षक नामक पाठ से लिया गया, शीर्षक से लिया गया। बस आपको दूसरा पूछा व्याख्या, व्याख्या का नहीं, यहाँ पर देखिए व्याख्या लिखा कि ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सावले सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्हें मुख से कुछ बोलने की कुछ आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियों चित्र की लज्जा के कारण कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियोजित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में समझा दिया, ये मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपनी नेत्रों को लाभ प्राप्त करने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हैं। देखिए कोई भी मतलब जैसे किसी का हस्बैंड होता है, वाइफ होता, तो क्या होता है कि मतलब जो वाइफ होती है अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती है। तो क्या हुआ ना कि सीता जी से लोग पूछने लगे, उनकी सखियां पूछने लगे कि ये राम आपके कौन लगते हैं। तो उन्होंने मुस्कुराया और अपने ही नेत्रों में मतलब कुछ लोग इशारों में जवाब दे देते हैं कि हाँ ये मेरे यही लगते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग फ्यूचर लेयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर इसका संपूर्ण व्याख्या दिया हुआ है, फिर वहाँ से आप लोग इसकी व्याख्या भी दे सकते हैं, फ्यूचर लेयर। आगे बात करते हैं, ये आपका क्या था, व्याख्या था। अब देखते हैं दूसरा, सीता जी संकेतपूर्ण उत्तर किसी भावना के अनुरूप है। ये चीजें आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक, समझ लिया होगा। यहीं से आप लोग को लिख देना अनुराग तड़ाग। क्या है अनुराग तड़ाग। यहाँ पर देखिए इन दोनों का क्वेश्चन आप लोगों को सीता जी संकेतपूर्ण अनुराग तड़ाग, इसका भी आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। तो इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा, आप लोग यहीं से पढ़ेगा। जैसे देखिए सीता जी संकेतपूर्ण उत्तर किसी भावना के अनुरूप है, तो सीता जी किसको संकेत दे रही हैं आपको इसमें लिखा है, थोड़े आगे बढ़ा के लिख देना। अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है, तो अनुराग तड़ाग का अर्थ भी इसी में लिखा, आप लोग यही मैं बता दे रहा हूँ, इसी 5 लाइन में है। इसी 5 लाइन में आपको अनुराग तड़ाग का अर्थ मिल जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आपका क्या हो गया, वो विकल्पीय प्रश्न हो गया, गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया। अब पद्यांश कैसे लिखते हैं इसको भी आपके मन में डाउट होगा, तो यहाँ पर आपको डाउट होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए ये आप क्या क्या है, पद्यांश लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ, पद्यांश। पद्यांश किस प्रकार लिखा जाता है ना, अच्छे तरीके से लिखा हुआ। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, पद्यांश को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। जैसे यहाँ पर देखिए संकेत कैसे डालना, संकेत जैसे आप लोगों ने गद्यांश में डाला था, देखिए जैसे यहाँ पर आप प्रश्नोत्तर संख्या 22 लिखेंगे, जो भी आपका रहेगा संकेत डालेंगे। संकेत में चा नहीं, संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड, आपको जो भी लिखना रहेगा। उसके बाद में ये आपका प्रश्नोत्तर संख्या 22 रहता है, 21 है तो 22 रहेगा ना। ये आपका संदर्भ इस प्रकार लिखना, व्याख्या इस प्रकार हेडिंग डाल के आपको अच्छे से लिखना, प्रसंग भी आपको लिख देना है इसमें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जीवन परिचय। देखिए आगे बात करते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो आपको करना क्या है कि मैं वीडियो अपलोड कर दिया, आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ से मैं जीवन परिचय डाल दूंगा तुलसीदास जी का। देखिए डिटेल का मतलब क्या होता है ना कि जैसे आप ये हमने क्या अभी 1 शॉट चल रहा है, ये चीज़ें हमने पढ़ा रहा। अब आपको जैसे यहाँ पर क्या होना, संक्षिप्त परिचय अगर आप लिख देंगे और यहाँ पर रचना सही है, रचना को ऐसे पूछता है कि प्रस्तुत निम्नलिखित कवियों के या किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना को लिख लीजिए। आपने जीवन परिचय लिखा, उनकी प्रमुख रचना को लिख, आप संक्षिप्त परिचय डाल देंगे। यहीं पर ऐसे आप ब्लैक पेन से घेर देंगे, वहाँ पर लिखेंगे नाम, पिता का नाम, मृत्यु, जन्म, रचना, शिक्षा और पत्नी, पति, ये मतलब पति तो है ही, पत्नी, ठीक। तो ये चीज़ें आपको लिख देनी है, तो ये चीज़ें आपको लिखना है, इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं जीवन परिचय तुलसीदास जी का। 2025 बोर्ड परीक्षा में आना अनिवार्य है, क्योंकि हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं 5 नंबर का। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 1532
1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम मुंशी था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनके बचपन का नाम राम भोला था। ये सरयू ब्राह्मण थे। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया। इनके गुरु नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया। कहा जाता है कि इनके जन्म के समय 32 दांत मौजूद थे। इनका विवाह रत्नावली के साथ हो गया। ये अपने पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया और काशी चले गए। काशी के से सनातन नामक विद्वानों से वेद पुराण आदि का ज्ञान प्राप्त किया। इनका जीवन काशी, चित्रकूट, अयोध्या में अधिक बीता। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हो गई। अब देखिए, मैं आपको ऐसे कहानी सुना देता हूँ जिससे आपको ऐसे हलवा लगने लगेगा, जीवन से हलवा लगने लगेगा। देखिए, तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था ना, वो तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। देखिए, उनका वो जो है बांदा जिला उनका था, बांदा जिला था, और उनका जो गांव था वो राजापुर था। और उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम मुंशी था। इतना तो बेसिक चीज़ें हैं। देखिए, लेकिन उनको मतभेद था। मतलब जैसे कहते नहीं, बहुत सारे लोग रहते हैं तो बोलेंगे, जब कोई अच्छा काम करता है तो कहते नहीं है कि ये यहाँ का नहीं, यहाँ का, ये ऐसा नहीं, ऐसा करता था। तो वैसे जब तुलसीदास जी थोड़ा मतलब हो गए तो उनको लोग मतभेद बताने लगे कि नहीं, इनका जन्म एटा जिले में हुआ था। तो कुछ लोग बांदा जिला वैसे करेक्ट है, एटा जिले कुछ लोग बताते हैं। एटा जिले के सोरो नामक गांव को मानते। इनके बचपन का नाम राम बोला था। अब बात करते हैं, देखिए फिर बच्चों, राम बोला क्यों पड़ा राम बोला? क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तो इनके जन्म के समय ही 32 दांत मौजूद थे। 32 दांत मौजूद थे। जैसे ही इनका जन्म हुआ, ये राम 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 का नाम जपने लगे। आप देखिए, राम राम जब जपने लगे, राम बोला, अर्थात आप ही समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा जब जन्म लेता तो कैसे ही बोल सकता, कैसे बोल सकता, नहीं बोल सकता ना। तो तुलसीदास जी जैसे जन्म लिए वैसे राम 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 बोलने लगे, इसीलिए उनका नाम राम बोला पड़ गया। और उनके जैसे ही जन्म हुआ, उनके 32 दांत मौजूद थे। 32 दांत मौजूद होने के कारण जो है 32 दांत, उनके माता पिता ने क्या समझ लिया कि राक्षस हैं। क्या समझ लिया कि राक्षस हैं। इसीलिए उनके माता पिता ने इनको त्याग दिया। मतलब कहते नहीं है, जैसे जब राक्षस कोई, वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के घर में कोई राक्षस का जन्म होगा तो कोई नहीं स्वीकारेगा ना, लेकिन ये गलत है, ये गलत चीज़ें हैं। ठीक, तो इसी प्रकार उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया। और फिर तुलसीदास जी को उनके जो एक दासी थी, तुलसीदास के माता पिता की एक दासी थी, वही लेकर गई और इनका पालन पोषण किया। और फिर उसके पास में इनके गुरु मिले। गुरु का नाम था नरहरिदास। उन्होंने इनका पालन पोषण किया। और ये चीज़ें तो हमने बता दिया। और ये अपने पत्नी के, और इनका विवाह हो गया। तुलसीदास जी ने इनका क्या किया, विवाह करा दिया। विवाह किससे कराया? रत्नावली के साथ कराया। रत्नावली नामक एक स्त्री थी, उसके साथ उनका विवाह हो गया। रत्नावली नामक स्त्री थी। अब कहते नहीं, बहुत सारे लोग अपनी पत्नी के प्रेम में इतना आशिक हो जाते हैं, ये सारा कुछ भूल जाते हैं। तो वैसे तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत ज़्यादा अनुरक्त, बहुत ज़्यादा व्यस्त, बहुत ज़्यादा अंधे हो गए थे। इसी प्रकार वो अपनी, फिर एक बात, रात को ही चले गए थे मिलने के लिए, तो बहुत सारी समस्या आई थी। तो उनकी पत्नी ने उनको डांटा और बहुत सारी चीज़ें समझाई। बस उसी बातों को सुनकर तुलसीदास जी ने संन्यास ले लिया और वो गए चित्रकूट, अयोध्या, ये सारी जगहों पर गए और उन्होंने अपना जीवन वहीं व्यतीत किया। और वहीं से इनकी मृत्यु हो गई। अर्थात इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी को हो गई। रचनाएं जो है रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका आदि है। अब ये तो था जीवन परिचय। अब बात करते हैं हम आपका जो हमने बताया आवेदन पत्र। किसी बैंक शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। देखिए, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। देखिए, पत्र लिखना तो सभी को आता है, लिखने का तरीका नहीं आता। पत्र लिखना सभी को आता है, लिखने का तरीका नहीं आता, जो कि मैं सिखाता हूँ। जो कोई नहीं बताता वही मैं बताता हूँ। सेवा में आपने लिखा, बहुत सारे बच्चे सेवा में लिखते हैं और टीचर भी यहाँ से लिखना स्टार्ट करवा देते हैं। नहीं, गलत तरीका है। सेवा में, चाहे आप इंग्लिश में प्रार्थना पत्र लिखते हो, इंग्लिश में एप्लीकेशन, हिंदी में प्रार्थना पत्र लिखते हो, तो जहाँ भी आप कामा लगाएं, जैसे आप लिखते हैं क्या, सर, टू लिखते हैं, कामा लगाते हैं, टू इधर लिखते हैं ना, उसी प्रकार इसमें भी कामा लगाए तो कामा के इधर शाखा प्रबंधक आप लिखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पूर्वांचल बैंक, ग्रामीण बैंक, कुछ भी लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर, जिले का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी रहेगा और आपका जो है उत्तर प्रदेश राज्य का नाम भी रहता है, स्टेट का नाम भी रहेगा।
विषय क्या है, आप विषय लिखेंगे, ऐसा नहीं पूरा लाइनीय भरती हो, पूरा लाइनीय ना भरे रहता है, जानते हो क्या कहते हैं, 5 अक्षर में पूरा समझाओ रहता है। मतलब कहने का तात्पर्य है किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र, विषय में कुछ ऐसा आप 5 शब्दों में लिख दीजिए जिससे कॉपी चेक करने वाले को समझ में आ जाए कि हाँ किसके ऊपर एप्लीकेशन लिखा। ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र, ऋण माने कर्जा प्राप्त माने प्राप्ति करने के लिए, हेतु माने हेतु आवेदन पत्र, मतलब जो है बैंक से मुझे लोन लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिख जाऊँ। महोदय, महोदय के आगे हमने कॉमा लगाया, कॉमा के इधर लिखेंगे, कॉमा के नीचे ही लिखते चले आएंगे। सविनय निवेदन है कि मैंने 2020 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, लेकिन अब तक मुझे कोई भी रोजगार नहीं मिला। मुझे पता चला कि ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक ऋण प्रदान कर रहा, अतः आवश्यक दस्तावेज भराकर मुझे भी 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की मान कृपा करें। दिनांक लिख देंगे, यहाँ पर धन्यवाद लिख दीजिएगा, धन्यवाद नीले पेन से, धन्यवाद के नीचे दिनांक, आप डेट डाल दीजिएगा, ये आपका डेट जो भी है, प्रार्थी डाल दीजिएगा, प्रार्थी में नाम में आप काका नहीं, आप अपना नाम डालेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर डालेंगे पता, क्या डालेंगे, पता आपका क्या है, सिद्धार्थनगर, जो भी है मतलब पता सिद्धार्थनगर, जो चीज़ें आपका एड्रेस है पूरा एड्रेस डाल देंगे। तो इस प्रकार आपको लिखना होता है किसी बैंक की शाखा के लिए आवेदन पत्र। आई होप आपको वीडियो समझे, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करना, इंस्टाग्राम हमसफर-2028 उसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मतलब किसी टॉपिक के साथ जय हिंद, जय भारत।